जब दुनिया जंगल के कानून पर चल रही थी, जब लिटरेसी के खोज में यूरोप स्ट्रगल कर रहा था, तब भारत दुनिया को पढ़ना सिखा रहा था। और इस ज्ञान की सबसे बड़ा सेंटर था नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी। आइए आज इस ब्लॉग में हम जानेंगे नालंदा के राइज के बारे में, दुनिया भर में उसका इम्पैक्ट और कैसे एक दिन ये सब कुछ राख बन गया। आइए जानते हैं इस ब्लॉग में। नालंदा अचानक से नहीं बना था। इससे पहले भारत में गुरुकुल सिस्टम था, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज़ थी। एजुकेशन सिर्फ बुक तक लिमिटेड नहीं था, ये लाइफ, एथिक्स, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिक्स था। इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर नालंदा खड़ा हुआ था। आइए अब जानते हैं नालंदा का फाउंडेशन किसने और कब किया था। 5वीं शताब्दी सीई में गुप्त एम्परर कुमारगुप्त वन ने नालंदा की फाउंडेशन रखी। गुप्त पीरियड को इंडिया के गोल्डन एज कहा जाता है। साइंस फ्लोरिश कर रही थी, मैथमेटिक्स ग्रो कर रहा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पीक पर था। नालंदा इसी विजन का रिजल्ट था, एक परमानेंट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। आइए अब जानते हैं कैसा था नालंदा में उस टाइम पे कैंपस और उसका डेली लाइफ। नालंदा असल में एक शहर जैसा था। यहाँ था 8 मैसिव कैंपसेस, 300 प्लस क्लासरूम्स, मेडिटेशन हॉल्स, सेपरेट हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट्स का डेली रूटीन। सुबह मेडिटेशन, दिन भर डिबेट्स एंड लेक्चर्स और रात को सेल्फ स्टडी। एंट्री इतनी टफ थी कि सिर्फ 2-10 स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट होते थे। आइए अब जानते हैं नालंदा में कौन से सब्जेक्ट्स और उनमें टीचिंग स्टाइल कैसी थी। नालंदा सिर्फ बुद्धिज्म नहीं सिखाता था, यहाँ पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन जिसमें आयुर्वेद इंक्लूडेड था, लॉजिक एंड फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स। टीचिंग का बेस्ट था, रटना नहीं था, डिबेट, डिस्कशन और लॉजिक था। प्रोफेसर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को चैलेंज करते थे। कौन नहीं चाहेगा ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना। और ये आज की यूनिवर्सिटी के मामलों में काफ़ी आगे था। आइए अब जानते हैं नालंदा की उस एस्पेक्ट के बारे में जिसके लिए वो दुनिया भर में फेमस था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा की लाइब्रेरी के बारे में। नालंदा की लाइब्रेरी को धर्मगंज भी कहते थे। ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी ये। इसके 3 पार्ट्स थे, एक था रत्नसागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्नरंजक। रत्नोदधि 9 फ्लोर्स का बना हुआ था। इस लाइब्रेरी में साइंस के मैन्युस्क्रिप्ट्स, एस्ट्रोनॉमी के चार्ट्स, मेडिकल टेक्स्ट, फिलोसॉफिकल ट्रेटिसेस, ये लाइब्रेरी नॉलेज का समुंदर थी। लेकिन बदकिस्मती से भक्तियार खिलजी ने इसको जला डाला और भारत ने अपना अमूल्य रत्न, जो कि कोहिनूर से भी अमूल्य था, उसको खो दिया। ये तो था उस लाइब्रेरी के बारे में, जो अगर आज इंडिया में होता तो शायद इंडिया कुछ अलग स्थिति में होती। अब आते हैं नालंदा का स्प्रेड्स कहाँ कहाँ हुआ था। नालंदा का नाम सिर्फ इंडिया में नहीं थी, पूरी दुनिया में गूंज रहा था। स्टूडेंट्स आए चाइना से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, साउथ ईस्ट एशिया से। नालंदा भारत का सॉफ्ट पावर था, बिना तलवार के दुनिया जीतने का तरीका। जैसे मैं पहले बताया, दुनिया भर के स्कॉलर्स इंडिया के नालंदा में पढ़ने आते थे। उन्हीं में से एक चाइनीज स्कॉलर हुएनसेंग 7वीं सेंचुरी में नालंदा आया था। वो यहाँ 5 से ज़्यादा साल रहा, 100 से ज़्यादा टेक्स्ट लेके गया और इंडिया का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा। अगर हुएनसेंग नहीं होता तो शायद नालंदा का इतना डिटेल हिस्ट्री नहीं मिल सकता था। और हम नालंदा के एक गोल्डन हिस्ट्री जो हम इतने गौरव से बोल सकते हैं, वो हमें कभी नहीं पता चलता। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, नालंदा का एंड अचानक नहीं हुआ। जो लोग सोचते हैं कि नालंदा को सिर्फ एक दिन में जला दिया गया, वो पूरी कहानी नहीं जानते। नालंदा पहले वीक हुआ, फिर वर्नरेबल बना और तब डिस्ट्रॉय हुआ। और इस वीकनिंग के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था पॉलिटिकल चेंज। गुप्ता एम्पायर का पतन। नालंदा का राइज गुप्ता एम्पायर के साथ जुड़ा हुआ था। गुप्ता रूलर्स एजुकेशन को पैटर्नेज देते थे, यूनिवर्सिटीज़ को रॉयल फंडिंग मिलती थी, स्कॉलर्स को प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन 6th सेंचुरी के बाद गुप्ता एम्पायर टूटने लगा, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई, स्मॉल रीजनल किंगडम्स उभर गए। नालंदा चल रहा था, पर पहले जैसी रॉयल बैकिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी।
नालंदा को जो लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला वो 7th सेंचुरी में किंग हर्षवर्धन से मिला। ह्यूएन सेंग के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हर्षा नालंदा को डोनेशन देता था। 200 विलेजेस का रेवेन्यू नालंदा को मिलता था। फ्री एजुकेशन सिस्टम सस्टेन हो रहा था। लेकिन हर्षवर्धन के बाद कोई इक्वली पावरफुल पैटर्न नहीं आया और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। 8 से 11th सेंचुरी के बीच इंडिया पॉलिटिकली फ्रेगमेंट हो गया। इसका मतलब सेंट्रल पावर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था। किंगडम्स के बीच ओपन वॉर लगे रहते थे। रिसोर्सेस मिलिट्री पे शिफ्ट हो गए। एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज प्रायोरिटी लिस्ट के नीचे चली गई। फंडिंग इरेगुलर हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस रुक गया। नालंदा सर्वाइव कर रहा था लेकिन स्ट्रगल में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक और इफेक्ट था सिक्योरिटी का लॉस। पहले नालंदा प्रोटेक्टेड जोन था। स्कॉलर्स अनटचेबल माने जाते थे। बाद में आर्मी प्रोटेक्शन नहीं थी। मॉन्क्स पॉलिटिकल पावर नहीं रखते थे। यूनिवर्सिटीज डिफेंसलेस हो गए। नालंदा का मॉडल था नॉलेज से रिस्पेक्ट मिलेगी, पर मेडिएवल जियोपॉलिटिक्स में पावर से रिस्पेक्ट मिलती थी। एक और सब्टल चेंज जो हो रहा था वो रिलीजियस पावर शिफ्ट था। बुद्धिज्म जो नालंदा का बैकबोन था धीरे धीरे रॉयल कट से हट रहा था। हिंदू इंस्टीट्यूशन ज़्यादा पैट्रोनेज ले रहे थे। इसका मतलब नालंदा को कम डोनेशंस, मोनास्टिक एजुकेशन का इन्फ्लुएंस कम। नालंदा एग्जिस्ट कर रहा था पर डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। 11th और 10th सेंचुरीज के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडर्स बढ़ने लगे। ट्रेड रूट्स अनसेफ हो गए। बिहार जैसे रीजन स्ट्रेटेजिकली वर्नेबल बन गए। नालंदा कोई फोर्ट्रेस नहीं था, कोई मिलिट्री प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ ओपन लर्निंग स्पेस था और यही ओपननेस उसकी कमजोरी बन गई। जब बख्तियार खिलजी आया, नालंदा पहले से वीक हो चुका था। पॉलिटिकल सपोर्ट गॉन, सिक्योरिटी गॉन, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रिड्यूस्ड। फायर ने सिर्फ वही खत्म किया जो पहले से वर्नेरेबल था। इसलिए नालंदा की कहानी हमें एक लेसन देती है, नॉलेज को सिर्फ रेस्पेक्ट नहीं, प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। अगला पार्ट सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो एक पूरी सिविलाइजेशन की साइलेंस है। आइए अब जानते हैं बख्तियार खिलजी कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया। 12th सेंचुरी में टर्किश मिलिट्री कमांडर बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ रहा था। उसका ऑब्जेक्टिव था टेरिटरी कैप्चर करना, पावर एस्टेब्लिश करना और रिलीजियस पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाना। उसके लिए नालंदा एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट थी। एक ऐसी जगह जहां तलवार नहीं किताब पावर थी, और मेडिएवल इन्वेडर्स के लिए ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल था। अटैक्स और नालंदा कैसे हुआ था ये? हिस्टोरिकल पर्शियन अकाउंट्स के मुताबिक जब खिलजी नालंदा पहुंचा, कोई आर्मी नहीं थी, कोई वॉल्स नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। नालंदा एक ओपन मोनास्टिक कैंपस था। मॉन्क्स हथियार नहीं उठाते थे, वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। अटैक एक साइडेड था। ये बैटल नहीं थी, ये एक मसकर था जिसके बारे में हम बहुत बात नहीं करते हैं। तो आखिर बख्तियार खिलजी ने मॉन्क्स को क्यों मारे? एक पर्सियन राइटर लिखते हैं, दे आस्क्ड हु वाज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। द मॉन्क्स रिप्लाइड, नॉलेज हैज नो किंग्स। इस आंसर ने उनकी किस्मत सील कर दी थी। मेडिएवल इन्वेडर्स के लिए अथॉरिटी का मतलब रूलर था या चेन ऑफ कमांड था। नालंदा का सिस्टम था कलेक्टिव लर्निंग, नो सिंगल पॉलिटिकल हेड। इसलिए मॉन्क्स को रेबल समझा गया, थ्रेट माना गया और उनका स्लॉटर हुआ। अब आता है डिस्ट्रक्शन का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंजा का डिस्ट्रक्शन। 3 मैसिव बिल्डिंग्स, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नद्वधी। जब इन लाइब्रेरीज को आग लगाई गई तब हिस्टोरियंस लिखते हैं, द फायर बर्न्ड फॉर मंथ्स। आग महीनों जलता रहा। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? सिर्फ वुडन शेल्फ्स नहीं जल रही थी, लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट्स जल रहे थे, पाम लीव्स, बर्च बर्क टेक्स्ट जल रहे थे। सेंचुरीज का एक्यूमुलेटेड नॉलेज, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, सब कुछ आग के लपटों में आ गए थे और नष्ट हो गए। क्या यह सिर्फ एक महज एक्सीडेंट था? नहीं, बुक्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था क्योंकि नॉलेज इक्वल टू आइडियोलॉजिकल पावर और नालंदा ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू। जब आप लोगों को मार देते हो, बॉडी खत्म होती है। किताबों को मार देते हो तो सिविलाइजेशन खत्म होती है। नालंदा का डिस्ट्रक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल जेनोसाइड था। ये लाइन अक्सर सुनाई देती है, लाइब्रेरीज बर्न फॉर मंथ्स। इसका एग्जैजरेशन नहीं है, इसका रीज़न है।
मनुस्क्रिप्ट्स की संख्या लाखों में थी। पाम लीफ टेक्स्ट ऑयल ट्रीटेड होते थे। बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी थी। ये फायर महीनों जलता रहा। स्लो थी, कॉन्टिन्यूस थी, इनएक्सटेंसिबल थी, जिसने ज्ञान खुद रजिस्ट कर रहा हो। कुछ मॉन्क्स बच गए, कुछ भागकर तिब्बत, नेपाल, साउथ इंडिया गए। वहीं से बुद्धिज्म का टेक्स्ट सरवाइव हुए, पर नालंदा खत्म हो चुका था। नो टीचर्स, नो स्टूडेंट्स, नो डिबेट। बचा रहा तो सिर्फ साइलेंस। क्या नालंदा को बचाया जा सकता था? ये सबसे पेनफुल क्वेश्चन है आज के टाइम पे। अगर सोचे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिली होती, मिलिट्री बफर होता, नॉलेज को स्टेट पावर मिलती, शायद हिस्ट्री अलग होती। पर नालंदा का मॉडल नॉलेज विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ। मेडिवल वर्ल्ड में ये एजम्पशन गलत साबित हुई। नालंदा जला, पर उसके साथ सिर्फ किताबें नहीं जली, इंसान का फ्यूचर जला। और इसीलिए नालंदा सिर्फ एक रूइंस नहीं है, वो एक वार्निंग है। अगला सवाल ये नहीं है कि नालंदा कैसे जला। अगला सवाल ये है कि क्या हमने उससे कुछ सीखा। आज नालंदा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पास ही बना है न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एंशिएंट स्पिरिट को मॉडर्न एजुकेशन जोड़ रहा है। पर नालंदा हमें क्या याद दिलाता है? नालंदा हमें यह याद दिलाता है कि भारत कभी ज्ञान का भिखारी नहीं था, भारत गुरु था ज्ञान देने में। अगर हम अपनी हिस्ट्री समझ लें तो फ्यूचर भी लिख सकते हैं। मुगल, अफगान और ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की हमारे हिस्ट्री को अल्टर करने के लिए, लेकिन अगर हम असली हिस्ट्री को ढूंढें, वो हमें मिडिवल हिस्ट्री में इंडिया का मिलेगा। वो बताता है कि इंडिया कितना ग्रेट था और हमारे समाज कितना हाईली एजुकेटेड था, लेकिन आज के लोग ये समझेंगे नहीं। ये जो आज हम नालंदा के खामोश खंडहर देखते हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये सवाल है। ये सवाल है, ये याद दिलाते हैं कि एक वक्त था जो दुनिया ज्ञान के लिए भारत की तरफ देखती थी। नालंदा का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का एंड नहीं था, वो एक सिविलाइजेशन का इंटरप्शन था। किताबें जला दी गई, पर जो सोच थी, जो जिज्ञासा थी, वो पूरी तरह कभी नहीं जली। आज भी हम जब पढ़ते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम लॉजिक और रीजन चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं नालंदा जिंदा रहता है। हिस्ट्री हमें सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होती, हिस्ट्री हमें जिम्मेदारी देने के लिए होती है। सवाल ये नहीं है कि नालंदा कैसे जला, सवाल ये था कि क्या हम ज्ञान को इस बार बचा पाएंगे। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इससे आगे, क्योंकि जब तक हम याद रखेंगे तब तक नालंदा हमारे दिल में जिंदा रहेगा।